हेलो प्यारे नन्हे मुन्नो। आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जिज्ञासा ऑर्बिट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी में विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस को। इसके पहले हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक के सभी पाठों को अच्छे से समझा और उनके प्रश्नोत्तर को भी हल किया। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें से हमें कितना याद है और कितना हम भूल गए हैं, इसका भी तो हमें रिवीजन करना होगा ना। जो याद नहीं है उसे फिर से याद करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी विविध प्रश्नावली को। और इसके आंसर आप सभी को आते होंगे क्योंकि जो चैप्टर हमने पढ़े हैं उससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में अपनी कॉपी में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी विविध प्रश्नावली को। हमारा पहली एक्सरसाइज कौन सी है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर हमें लिखना है। ठीक है, जो हमने पाठ पढ़े हैं उन्हीं के आधार पर इन क्वेश्चनों को पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, चीनी दार्शनिक थे। चीनी दार्शनिक कौन थे? तो हमें ये बताना है आंसर में। ऑप्शन दिए हमें लुकमान, कन्फ्यूशस, शास्त्री जी या फिर न्यूटन। तो जो चीनी दार्शनिक का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखकर बताएंगे इसका आंसर। चीनी दार्शनिक थे कन्फ्यूशस। ठीक है, पॉज करके वीडियो को आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि महानगरों में गगन चूमने खड़े हैं। क्या खड़े हैं? पहाड़, वृक्ष, भवन या फिर खंबे। तो अब देखिए महानगरों में क्या बने हुए होंगे? बड़े बड़े भवन ही बने हुए होंगे। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? भवन। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैनी के सम्राट का नाम था। क्या नाम था उज्जैनी के सम्राट का नाम? क्या कालिदास नाम था? नेक्स्ट है विक्रमादित्य, शिवाजी या फिर राजा भोज। तो उज्जैनी के जो सम्राट थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपने क्या नाम लिखा है। तो उज्जैनी के जो सम्राट थे उनका नाम था विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सफलता शब्द में जो ता है, ठीक है, ये क्या है? देखिए, तो इसमें हम क्या देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिए? उपसर्ग, प्रत्यय, ये प्रत्यय लिखा हुआ, प्रत्यय है ना, क्रिया और सर्वनाम। तो देखिए, सफलता में ता को हमें अलग करना है, तो हम इसे दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, सफल प्लस ता। ठीक है, देखिए, जो शब्द जो बोलना चाहिए जो पीछे लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। और देखिए, जब हम अलग करते हैं तो दो, जो ये सफल है, सफल भी एक शब्द बन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो ये या है, सॉरी, जो ये ता है, ये क्या है? ये ता प्रत्यय है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? मयंक, भास्कर, इंदु या फिर रज। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? आप बताइएगा कि अगर आपको याद है तो। सूर्य का पर्यायवाची हमने पढ़ा था भास्कर। इसके अलावा भी सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, अगर आपको कुछ याद हो तो बताइएगा जरूर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ हमें खाली जगह दी हुई है, उन्हें हमें क्या करना है? भरना है। पहला क्या दिया हुआ? युद्ध वाणी के प्रयोग का ही परिणाम था। कौन सा युद्ध था जो वाणी के प्रयोग का ही परिणाम था? तो इसमें आंसर हम क्या लिखेंगे? इसमें आंसर हम लिखेंगे महाभारत का युद्ध। ठीक है, जो द्रौपदी होती है वो दुर्योधन को क्या कह देती है? वो कहती है अंधे का पुत्र अंधा। और बस इतनी ही बात पे दुर्योधन को आ जाती है गुस्सा, और वो फिर क्या होता है, यही एक कारण होता है जिससे महाभारत के युद्ध की मतलब नींव पड़ती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बाबा भारती अपने घोड़े को क्या कहकर पुकारते थे? बाबा भारती अपने घोड़े को, वो अपने घोड़े को पुकारते थे सुल्तान। ठीक है, सुल्तान कहकर बुलाते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, धन के कोष भरने के बाद भी मनुष्य को क्या नहीं है? धन के कोष, देखिए, धन का कोष भर गया है तो व्यक्ति के मन में क्या होना चाहिए? संतोष। लेकिन धन के कोष भरने के बाद भी मनुष्य के मन में क्या नहीं है? संतोष नहीं है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, विशेष शब्द में उपसर्ग है। देखिए, अभी हमने क्या देखा था? सफलता। तो सफलता में हमने क्या किया था? सफल प्लस ता। तो देखिए, जो हम जिस शब्द को हम अलग करते हैं उसका भी कुछ अर्थ होना चाहिए। जैसे सफल, सफल का अर्थ क्या होता है? उत्तीर्ण होना, पास होना, है ना। उसी प्रकार अब हम जैसे देखते हैं कि विशेष शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग मतलब क्या होता है? जो आगे लगते हैं, शब्द के आगे लगकर शब्द को कुछ अलग अर्थ देते हैं। तो देखिए, विशेष को अगर हम अलग करते हैं तो वी प्लस शेष। तो अब यहाँ पे शेष का मतलब क्या होता है? शेष का मतलब होता है यहाँ पर बचा हुआ। ठीक है, बचा हुआ। तो इसमें उपसर्ग क्या दिख रहा है हमें? वी।
ठीक है, वी उपसर्ग है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीठी बोली शब्द में विशेषण क्या है। देखिए विशेषण क्या होता है, विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। तो बोली, ठीक है, बोली की विशेषता क्या बताई जा रही है कि बोली कैसी है, कड़वी है, मीठी है, खट्टी है, गुड़ की डली है, कैसी है, बोली कैसी है, मीठी है। तो मीठी बोली शब्द में विशेषण क्या है, मीठी। ठीक है, अगर जैसे हम कहें अच्छा लड़का, तो इसमें विशेषण क्या होगा जरा बताइए, अच्छा लड़का। अब देखिए लड़का तो है लेकिन कैसा लड़का है, अच्छा, तो ये अच्छा क्या हो गया, विशेषण। मजा आ रही है ना सभी को रिवीजन करने में, सभी को ये पता चल रहा है ना कि हमने कितना यह पढ़ा है और हमें कितना याद है, कितना समझा है, कितना समझ में आया और कितना नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्वतंत्रता संग्राम में शत्रु की दशा कैसी होती है। स्वतंत्रता संग्राम में शत्रु की दशा कैसी होती है, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, माँ भारती के वीर सपूतों के पराक्रम और साहस को देखकर शत्रु कांपने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्वतंत्रता संग्राम में शत्रु भारत माँ के वीर सपूतों का साहस देखकर कांपने लगते हैं, का साहस देखकर कांपने लगते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपना घोड़ा वापस पाकर बाबा भारती ने क्या कहा। तो जब डाकू खड़क सिंह ने अपना घोड़ा, उनका घोड़ा जो बाबा भारती का था वो लाकर वापस कर दिया था, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि, यहीं से लिखेंगे हम, क्वेश्चन से लिखेंगे, अपना घोड़ा वापस पाकर बाबा भारती ने कहा, फिर उसके आगे हम क्या लिखेंगे, कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जो डाकू खड़क सिंह था वो क्या हुआ था, गरीब बन गया था और क्या कर रहा था, उन्हें धोखा दिया था, तो वो डर गए थे कि अब कोई गरीबों की सहायता नहीं करेगा। लेकिन जो डाकू खड़क सिंह था वो उसने क्या किया, उसने घोड़ा वापस कर दिया, और जो बाबा भारती थे उन्होंने ऐसा कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, जन सेवा का भाव क्यों समाप्त होता जा रहा है। क्या लगता है आपको कि जन सेवा का जो भाव है वो क्यों समाप्त होता जा रहा है, लोग जन सेवा क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जन सेवा का भाव इसलिए समाप्त होता जा रहा है क्योंकि जो शिक्षा हमें दी जा रही है वो कैसी है, क्योंकि जो शिक्षा दी जा रही है वह कैसी है, वह संस्कार विहीन है। ठीक है, ऐसा कवि कह रहे हैं कि वह कैसी है, वह संस्कार विहीन है। इसमें क्या है, देखिए हमें क्या करना है, हमें साक्षर तो होना है, ठीक है, मतलब हमें पढ़ा लिखा तो बनना है, लेकिन साक्षर की अपेक्षा हमें क्या बनना है, हमें बनना है शिक्षित। सिर्फ जरूरी ये नहीं है, साक्षर का मतलब होता है पढ़ा लिखा, ठीक है, लेकिन शिक्षित का मतलब क्या होता है, शिक्षित का मतलब होता है वह व्यक्ति जो पढ़ा लिखा तो हो लेकिन उसके साथ में उसे ये भी समझ में आना चाहिए कि मुझे मेरे देश के लिए क्या करना है, मुझे मेरे परिवार में बड़ों का आदर किस प्रकार से करना है, बड़ों से किस प्रकार की बातें करनी है, ठीक है, छोटों से कैसा व्यवहार करना है, बच्चों से कैसा व्यवहार करना है, यह एक शिक्षित व्यक्ति बता सकता है आपको। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति साक्षर है वो शिक्षित भी हो, ठीक है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा
है, जरूरी नहीं है कि उसे ये भी पता चला हो, उसे ये भी पता हो कि मुझे व्यवहार कैसा करना। व्यवहार बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, उनसे सम्मान से बातें करनी चाहिए। अगर हमें उनकी कोई बात बुरी भी लगती है तो हमें उनसे गुस्से में नहीं, प्यार से बोलना चाहिए। ठीक है, तो यही अंतर होता है साक्षर और शिक्षित का। तो आपको क्या बनना है, साक्षर या शिक्षित? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानंद की पत्नी का नाम क्या था। तो संज्ञानंद की पत्नी का नाम क्या था? संज्ञानंद की पत्नी का नाम था क्रिया देवी। संज्ञानंद क्या कहते हैं कि मेरा खाना पीना उठना बैठना जागना सोना तुम्हारे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया मतलब होता है खाना जाना। तो आंसर में हमें क्या लिखना? आंसर में हमें सिर्फ इतना लिखना है कि संज्ञानंद की पत्नी का नाम क्रिया देवी था। खाई, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, खाई कुएं से कवि का क्या आशय है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया हुआ है? हमारा जो चैप्टर 6 है विजय गान, वहां से लिया हुआ है। तो खाई कुएं से कवि का आशय है कि क्या लिखना है? श्रेष्ठ वीरों के मार्ग में सब ओर से कठिनाई और बाधाएं आती हैं। मतलब क्या है? खाई कुएं से खाई कुएं से कवि का आशय है कि कवि का, ये हमने कहाँ से लिखा है? क्वेश्चन से ही लिखा है। कवि का आशय है कि वीरों के मार्ग में, खाई कुआं मतलब क्या है? इस ओर खाई उस ओर कुआं, है ना। तो मतलब क्या है? दोनों ओर ही परेशानी है। तो वीरों के मार्ग में सभी ओर से बाधाएं आती हैं और उसका हमें क्या करना है? सामना करना होता है। सभी ओर से बाधाएं आती हैं, लेकिन वीरों को क्या करना है? इससे घबराना नहीं है और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया है हमारा, पतित पावनी किसे कहा गया है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि पतित पावनी किसे कहा गया है? पतित पावनी गंगा माता को कहा गया है ना। गंगा माता के लिए कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। मतलब अब क्या करना है? हमें थोड़े लॉन्ग आंसर लिखने हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, शास्त्री जी ने अपनी पत्नी को कौन सी पंक्तियां सुनाई और क्यों? जब वो नौकर पे बहुत गुस्सा कर रही थी तो शास्त्री जी ने क्या किया था? 2 पंक्तियां सुनाई थी। कौन कौन सी पंक्तियां सुनाई थी, जरा बताओ अगर आपको याद है तो। ठीक है, तो देखिए पहली कौन सी थी? कुदरत को। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? शास्त्री जी ने अपनी पंक्ति को, अपनी पत्नी को निम्न पंक्तियां सुनाई। कैसे लिखेंगे फिर आगे हम? पहली क्या लिखेंगे? कुदरत को नापसंद थी सख्ती जबान में, कुदरत को नापसंद थी सख्ती जबान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जबान में। वाह 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 वाह, हड्डी जबान में। मतलब क्या है? कुदरत को भी ये पसंद नहीं है कि हम कटु वचन बोलें, है ना। ये हमारे सेकंड चैप्टर से ये लिया हुआ है। और दूसरा क्या है? दूसरा उन्होंने एक बात और कही थी कि बात कहो, बात तो कहो लेकिन कैसी कहो? बात कहो साफ हो सुथरी हो, साफ हो सुथरी हो भली हो, सुथरी हो भली हो। और फिर क्या कहा उन्होंने? कड़वी ना हो मिश्री की डली हो, कड़वी ना हो। और एक बात और कही थी उन्होंने, कड़वी ना हो खट्टी भी ना हो, और कैसी हो? मिश्री की डली हो। तो ये 2 पंक्तियां उन्होंने कही
थी। तो इससे क्या हुआ था, इन पंक्तियों को सुनकर, अब उन्होंने क्यों कहा था ये तो हमने ये बता दिया कि कौन सी पंक्तियां उन्होंने सुनाई थी। पहले क्या थी, कुदरत को नापसंद थी सख्ती जबान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जबान में। दूसरी क्या है, बात कहो साफ कहो, बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, और कैसी हो, मिश्री की डली हो। इन पंक्तियों को सुनकर, अब क्यों सुनाया था उन्होंने इसलिए सुनाया था कि इन पंक्तियों को सुनाने से जो उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी का क्रोध हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो हमने ये पंक्तियां सुनाई पहले, फिर इसका आंसर क्यों का हमें आंसर क्या लिखना होगा कि इन पंक्तियों को सुनकर उनकी पत्नी का क्रोध सदा के लिए समाप्त हो गया। ठीक है, ये पंक्तियां हुई, और क्यों के लिए हमें अलग से इसका आंसर लिखना होगा। ओके, तो क्यों में हम क्या लिखेंगे कि उनकी पत्नी का क्रोध ये सुनकर सदा के लिए समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खड़क सिंह ने बाबा भारती को घोड़ा वापस क्यों कर दिया, समझाइए, है ना। तो इसका आंसर थोड़ा हमें लॉन्ग में लिखना है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम ऐसा लिखेंगे, खड़क सिंह ने बाबा भारती को घोड़ा वापस कर दिया क्योंकि, ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो खड़क सिंह था, जो क्योंकि खड़क सिंह बाबा भारती की बातों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ, बाबा भारती के कथन से बहुत प्रभावित हुआ। क्या कहा था उन्होंने, बहुत प्रभावित हुआ, प्रभावित हुआ। बाबा भारती ने कहा था, बाबा भारती का कथन क्या था, बाबा भारती ने क्या कहा था, कथन था कि इस घटना को लोगों के सामने प्रकट मत करना, इस घटना को लोगों के सामने प्रकट मत करना। क्यों मत प्रकट करना, क्योंकि लोगों के सामने प्रकट मत करना, क्योंकि उन्हें क्या डर था, उन्हें ये डर था कि अब लोग, क्योंकि लोग इस घटना को सुनकर, क्योंकि लोग इस घटना को सुनकर गरीबों की मदद नहीं करेंगे, घटना को सुनकर गरीबों की मदद नहीं करेंगे। देखिए, थोड़ा आपको आंसर लेंदी लग रहा होगा ये, लेकिन क्या है, हमने अगर चैप्टर समझा है तो हम ये आंसर खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर सब जगह अलग अलग लिख सकते हैं, हो सकता है आपके टीचर अलग लिखा है, जो आपके पास बुक है उसमें अलग लिखा हो, मैंने जो लिखवाया वो आपको अलग मिले, अगर आप गूगल से सर्च करें तो उसमें आपको अलग मिले। लेकिन हमें क्या करना है, आंसर का सिर्फ भाव नहीं बदलना चाहिए, शब्द जरूर बदल सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसका आंसर लिख सकते हैं, आपको जो लगता है कुछ और लिख सकते हैं आप आंसर, लेकिन जो भाव है वो यही रहना चाहिए कि खड़क सिंह ने घोड़ा इसलिए वापस किया था क्योंकि वो बाबा भारती के शब्दों से प्रभावित हो गया था, और बाबा भारती के शब्द इस प्रकार से थे कि इस घटना को लोगों के सामने प्रकट मत करना, क्योंकि लोग इस घटना को सुनकर गरीबों की मदद नहीं करेंगे। तो देखिए, इसको आप और बढ़ाकर भी लिख सकते हैं आंसर को, अगर आपको और लेंदी करके लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे मदद, क्योंकि जो डाकू खड़क सिंह था उसने धोखे से बाबा भारती से उनका घोड़ा चुरा लिया था, है ना। तो ये आंसर हम लिख सकते हैं। आंसर सभी के अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी के आंसर एक ही हो, सिर्फ भाव एक होना चाहिए, जो अर्थ है उसका अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, शब्दों में परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगस्त ऋषि का उल्लेख कवि ने क्यों किया है। अभी हमने एक जो चैप्टर समझा था, चैप्टर 6 विजय गान कविता, उसमें क्या किया था, जो कवि थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अगस्त ऋषि का उल्लेख अपनी कविता में किया है। तो हमें ये बताना है कि अगस्त ऋषि का उल्लेख क्यों हुआ है। अगस्त ऋषि एक महान तपस्वी थे, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने अपने हाथों की अंजलि जैसे, अंजलि मतलब ये होता है कि जब हमने हाथ में जल भरते हैं ना, तो उसे अंजलि कहा जाता है, छोटे साधन से विशाल समुद्र को पीकर उसे सुखा दिया था और उसके घमंड को चूर चूर कर दिया था। तो यही हमें आंसर में लिखना है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, अगस्त ऋषि ने अपने हाथों की
अंजलि, ठीक है, मतलब छोटा सा, बहुत कम पानी आता है जिसमें, है ना। आप अपने हाथ में लेकर देखिएगा कितना पानी आता है। जैसे छोटे साधन के माध्यम से, जैसे छोटे साधन से विशाल समुद्र को पीकर, विशाल समुद्र को पीकर उसका घमंड क्या कर दिया था, चूर कर दिया था। पीकर उसका घमंड, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें लिखना है चूर कर दिया था। चूर कर दिया था। इसीलिए कवि ने अगस्त ऋषि का उल्लेख अपनी कविता में किया है। इसका आंसर हमें ये लिखना। मैंने हर क्वेश्चन में यही कहा है कि शब्द अलग हो सकते हैं, सिर्फ हमें अर्थ में परिवर्तन नहीं करना है। इसमें आप और बढ़ाकर भी लिख सकते हैं कि इसीलिए क्या है कि जो पक्के इरादे वाले होते हैं ना, उनसे क्या होता है, वो विपत्तियों से विजय पाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हैं। तो इसीलिए कवि ने अगस्त ऋषि का उल्लेख अपनी कविता में किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हिंदुस्तान कहाँ है। कवि ने यह प्रश्न क्यों किया है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे कि जैसे जैसे जो भारत है, जो विश्व है, वो क्या कर रहा है, अपना विकास करते जा रहा है, भूमंडलीकरण होता जा रहा है। भूमंडलीकरण के इस युग में क्या होता जा रहा है, लोगों की सोच, शिक्षा की प्रणाली, ये सब में परिवर्तन आता जा रहा है। जो पारिवारिक संबंध है उनमें परिवर्तन आता जा रहा है। तो इसी कारण से क्या है, कवि ये पूछ रहे हैं कि अपना हिंदुस्तान, जो हमारी पहले वैदिक सभ्यता थी, वो कहाँ चली गई है। तो इसीलिए वो ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे कि अपना हिंदुस्तान कहाँ है। कवि ने ये प्रश्न इसलिए कहा है क्योंकि, ठीक है, हम यहाँ से कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पूरा लिखना है यहाँ पे। अपना हिंदुस्तान कहाँ है, कवि ने यह प्रश्न किया है क्योंकि भूमंडलीकरण के इस युग में, भूमंडलीकरण के इस युग में शिक्षा, पारिवारिक संबंध, मतलब देखिए पहले क्या होता था, पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब लेकिन ज्यादातर कैसे एकल परिवार देखने को मिलते हैं। पारिवारिक संबंध, शिक्षा, शिक्षा देखिए पहले गुरुकुल व्यवस्था हुआ करती थी और अभी क्या है, अभी शिक्षा के किस प्रकार की आप देख ही रहे हैं, है ना। पारिवारिक संबंध, फिर उसके बाद क्या है, गंभीरता, इन सभी चीजों में क्या आ रहा है, परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सभी में परिवर्तन व्याप्त है, सभी में परिवर्तन हम देख सकते हैं। परिवर्तन व्याप्त है, मतलब सभी में हम परिवर्तन को देख सकते हैं। धन के लालच में लोग क्या कर रहे हैं, पारिवारिक संबंधों को, पारिवारिक संबंधों में टूट आती जा रही है। ठीक है, टेलीफोन में लोग बात करते हैं लेकिन आजकल आसपास के लोगों से बात नहीं करते हैं। मंत्रों की घोष यंत्रों की आवाज तले लुप्त हो गई है। ठीक है, एक पॉइंट हम और लिखेंगे क्या, कि मंत्रों की घोष, जो पहले मंत्रों की आवाज आया करती थी, वो क्या हो गई हैं, अब लुप्त हो गई। कैसे लुप्त हो गई है, यंत्रों की आवाज तले, मतलब जो डीजे की और ये जो तेज तेज साउंड बजते हैं ना, उसकी आवाज तले लुप्त हो गई है, लुप्त हो गई है। इसीलिए कवि ने ऐसा प्रश्न किया है कि अपना हिंदुस्तान कहाँ है। देखिए ये आप ये जो लाइन है आप क्वेश्चन के आंसर के स्टार्ट में भी लिख सकते हैं या फिर लास्ट में भी लिख सकते हैं। अपना हिंदुस्तान कहाँ है, कवि ने ऐसा प्रश्न किया है क्योंकि भूमंडलीकरण के इस युग में शिक्षा, पारिवारिक संबंध, गंभीरता, सभी में परिवर्तन व्याप्त है। मंत्रों की घोष यंत्रों की आवाज तले लुप्त हो गई है। या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, सिर्फ भूमंडलीकरण से आप स्टार्ट करें और लास्ट में आप ऐसा लिख सकते हैं, कवि ऐसा प्रश्न, अपना हिंदुस्तान कहाँ है, कवि ने ऐसा प्रश्न इसीलिए कहा है। ठीक है, वैसे तो स्टार्ट में ऐड करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए जब हमने चैप्टर को समझा था तो उसमें हमने बहुत अच्छे से अर्थ को समझा था। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ इस अर्थ को लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर में तो हमने समझा ही था। अगर आपको अच्छे से समझना हो तो आप चैप्टर में जाकर देख सकते हैं। देखिए, हो अगस्त क्या कठिन सुखाना, बाधा का दुर्गम दुर्गम सागर।
संभल संभल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर। अभी हमने देखा जो अगस्त ऋषि का उल्लेख कविता में कवि ने क्यों किया है, तो अगस्त ऋषि, जो अगस्त महान ऋषि थे, उन्होंने क्या किया था, अंजलि भर जल लेकर, और अंजलि भर जल के माध्यम से क्या किया था, उन्होंने विशाल समुद्र को पी लिया था और उसके जो उसका अहंकार था उसको समाप्त किया था। विशाल सागर के जल को क्या किया था, इन्होंने पी लिया था और उसके घमंड को क्या कर दिया था, घमंड को चूर चूर कर दिया था, घमंड को चूर कर दिया था। ऐसे ही जो दृढ़ निश्चयी होते हैं उनके मार्ग में बाधाएं तो आती हैं, लेकिन वो उन बाधाओं से आगे निकलकर विजय पथ पर आगे बढ़ते हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं, संभल संभल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर। ये जो जीवन है ये किस प्रकार का है, ये तलवारों की धारों के समान है। तो इसीलिए वीरों से कवि कह रहे हैं कि ये जो जीवन है इस पर कैसे चलना है, संभल संभल कर चलना है। तो आई होप आपको इसका आंसर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है, कवि कुल गुरु की सृजन शक्ति का वह पावन संस्कार कहाँ है, फूहड़ गीतों में खोया जो वह मधुरस श्रृंगार कहाँ है। यह श्रृंगार थोड़ा सा गलती हो गई है, श्रृंगार कहाँ है ना। तो जो ये प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं, ये ली गई हैं अपना हिंदुस्तान कहाँ से है ना। तो इसमें देखिए कवि क्या कहते हैं कि पहले क्या होता था, जो शिक्षा होती थी वो किस प्रकार से दी जाती थी, कवि कुल गुरु है ना, मतलब गुरु के माध्यम से कहाँ पे दी जाती थी, गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी और बच्चों का क्या किया जाता था, उनकी सृजन शक्ति का विकास किया जाता था। वे ये क्या होता था, शिक्षा प्राप्त करना एक पावन संस्कार माना जाता था। जो हमारे 16 संस्कार होते हैं उनमें से एक संस्कार गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करना भी हुआ करता था। लेकिन आज के जो फूहड़ गीत हैं जिनमें ना शब्द समझ में आते हैं ना उनका अर्थ समझ में आता है, 4 बार उनको सुनो लेकिन फिर भी उसका अर्थ बड़ी मुश्किल से समझ में आता है, और शब्द की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो फूहड़ गीतों में जो खोया हुआ है वह मधुर श्रृंगार का है। जो पहले कविताएं लिखी जाती थी, जो पहले गाने लिखे जाते थे, वो इतने मधुर होते थे कि कानों में एकदम ऐसा लगता था किसी ने शहद घोल दिया है। लेकिन आजकल के जो फूहड़ गीत हैं उसमें वो मधुर श्रृंगार है ही नहीं। तो कवि यही प्रश्न कर रहे हैं कि जो हमारी शिक्षा थी वो उसके पावन संस्कार कहाँ हैं, जो हमारे गीत हुआ करते थे, जो हमारी कविताएं हुआ करती थी, उसमें जो मधुर श्रृंगार था वो कहाँ खो गया है। तो कवि ने यही प्रश्न किया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए ये क्या है, हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। हमने जब चैप्टर को समझा था, ये सारे चैप्टर से, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक के सभी मिक्सअप क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है। आपने मिक्सअप सॉन्ग तो सुना होगा ना, अलग अलग सॉन्ग को मिक्स कर देते हैं। तो वैसे ये क्या है, एक मिक्सअप एक्सरसाइज है, मिक्सअप रिवीजन है। तो इसमें देखिए क्या है, हमने जब चैप्टर को समझा था तब तो हमने बहुत अच्छे से समझा था, तो अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए हम उतना लिख कर नहीं देख रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है, वैसे तो समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं आता तो पिछले वाले वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको जरूर अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या है, वाणी तो सभी को मिली हुई है परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। ये बात किस में कही है, ये बात हमारे जो पार्ट 2 था, कटुक वचन मत बोल, उससे ली गई है ये, है ना। कटुक वचन मत बोल। देखिए क्या है, हमें हमेशा कैसा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। तो क्या है, वाणी तो देखिए सभी को मिली है, बोलना तो सभी को आता है, परंतु वाणी तो सभी को मिली है परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। इसका मतलब ये है कि किस स्थिति में कौन से शब्दों का प्रयोग करना है ना। तो ये हर व्यक्ति को नहीं आता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक गंभीर स्थिति को भी अपने शब्दों के प्रभाव से क्या कर देते हैं, एकदम सामान्य सी स्थिति बना देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाणी का ऐसा खतरनाक प्रयोग करते हैं कि एक सामान्य सी स्थिति को भी क्या कर देते हैं, वो झगड़े में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, आशय इसका यही होगा कि लेखक ये कहना चाहते हैं कि वाणी तो सभी को मिली है परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। पहले हम वही लाइन लिखेंगे। इसका अर्थ ये है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वाणी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामान्य सी परिस्थिति को अपने कटुक वचन के माध्यम से झगड़ों में परिवर्तित कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मीठी बोली के माध्यम से झगड़ों को भी एक सामान्य सी स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। तो यही इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय क्या हो गया, अधीर हो उठा। तो देखिए ये वाली जो पंक्तियां हैं हमें किस कौन से पाठ से ली गई हैं, ये वाली हमारी पंक्तियां ली गई हैं पाठ 3, जो हार की जीत हमने सुना पढ़ा था ना, पाठ हार की जीत, बाबा भारती खड़क सिंह और सुल्तान के बारे में। हार की जीत, किस प्रकार से जो डाकू खड़क सिंह है वो जीत कर भी हार जाता है और जो बाबा भारती हैं वो हार कर भी जीत जाते हैं। तो ये पंक्तियां कब की हैं, बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अब जो बाबा भारती थे वो कैसे थे, बाबा भारती सन्यासी थे, है ना। वो कहाँ रहते थे, गांव के बाहर एक मंदिर में रहा करते थे और वहीं अस्तबल में उनका घोड़ा सुल्तान को रखा करते थे। लेकिन अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर, अधीर का मतलब होता है क्या, बेचैन हो गया। ठीक है, बेचैन हो जाना मतलब देखिए जब डाकू खड़क सिंह आता है और वो क्या करता है, सुल्तान की क्या करता है, प्रशंसा करता है, तो बाबा भारती को सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा भारती भले ही सन्यासी थे लेकिन थे तो वो भी मनुष्य। तो डाकू खड़क सिंह के मुंह से अपने सुल्तान की प्रशंसा सुनकर वो भी क्या उठे थे, वो भी बहुत अधीर हो गए थे। ठीक है, बेचैन हो गए थे। अब नेक्स्ट हम देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट ये दिया हुआ है कि अब संसार की कोई आकांक्षा मुझे इस स्थान से नहीं हटा सकती, क्योंकि यह मेरा प्यारा देश है, यह मेरी मातृभूमि है। बस मेरी उत्कट इच्छा यही है कि मैं अपनी प्यारी मातृभूमि में ही अपने प्राणों का क्या करूं, विसर्जन करूं, है ना। तो देखिए क्या है, अब संसार की कोई इच्छा, यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं, कवि का जो लेखक है, सॉरी, लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि वो मातृभूमि के रंग में इस प्रकार से रंग चुके हैं, ठीक है, कि उन्हें मातृभूमि के अलावा अब क्या है, कुछ भी नहीं चाहिए। मातृभूमि के अलावा उन्हें किसी भी चीज की चाह नहीं है, कुछ भी की इच्छा नहीं रखते हैं वो। उनके अंदर में किसी भी वस्तु को याद करने की अब कोई इच्छा नहीं रह गई है। अपनी मातृभूमि से वो इतना प्रेम करते हैं कि अपनी मातृभूमि में अब मतलब अपनी मातृभूमि के साथ ही वो रहना चाहते हैं। और क्या कह रहे हैं वो, कि जितने जीवन के जो दिन शेष रह गए हैं, उनकी इच्छा क्या है कि जितने मेरे जीवन के दिन शेष रह गए हैं उन्हें मैं कहाँ बिताऊं, अपनी मातृभूमि में, अपनी मिट्टी पर रहकर ही जीवन का क्या कर दूं, प्राणों का त्याग कर दूं, विसर्जन कर दूं मतलब प्राणों का त्याग कर दूं, है ना। तो ये क्या है, कविता लेखक यही कह रहे हैं यहाँ पर कि मुझे अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम है कि मुझे मातृभूमि के अलावा कुछ और पसंद ही नहीं आता और मैं कुछ इच्छा भी नहीं रखता हूँ, मुझे मातृभूमि के अलावा किसी और चीज की इच्छा भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार की जीत कहानी के अनुरूप हृदय परिवर्तन करने वाली कोई कहानी लिखिए। इसको आपको क्या करना है, आप कौन सी कहानी लिखते हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर पूरी कहानी टाइप करके बतानी है कि आपने कोई कहानी लिखी भी है या फिर सिर्फ जितना आपको लिख कर दिया जा रहा है, जितना आपको समझाया जा रहा है आप उतना ही लिखकर खुश हो जा रहे हैं। आपको एक कहानी अपने मन से लिखनी है। जैसे हार की जीत कहानी थी कि कोई भी एक गरीब था, उसने क्या किया, किसी व्यक्ति को लूट लिया, इससे लोगों को क्या हुआ, इससे वो व्यक्ति, जिसे जैसे बाबा भारती ने कहा वैसे ही आपको उसमें क्या करना है, बाबा भारती की जगह किसी और व्यक्ति को लगा देना है और डाकू खड़क सिंह की जगह किसी चोर को रख देना है। तो इस कहानी को आप खुद लिखकर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर देंगे कि किसने कौन सी कहानी लिखी है। मैं पढ़ के बताऊंगी कि किसकी कहानी सबसे ज्यादा अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अपठित गद्यांश हमें दिया हुआ है, उसको क्या करना है, हमें पढ़ना है और क्या करना है, उसके प्रश्नों के आंसर हमें देने हैं। तो देखते हैं हम क्या है, हिंदू होते हुए भी शिवा के लिए सभी धर्म पूज्य हैं, है ना। हिंदू क्या है, शिवा क्या है, हिंदू है और उसके लिए लेकिन क्या है, सभी धर्म पूज्य, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। इस्लाम के पवित्र स्थान, उसके पवित्र ग्रंथ सम्मान की वस्तुएं हैं। शिवा हिंदू और मुसलमान प्रजा में कोई भेद नहीं समझता है। ठीक है, जो हिंदू और मुसलमान प्रजा है उसमें कोई भेद नहीं समझता। वह देश में हिंदू राज्य नहीं बल्कि सच्चे स्वराज की स्थापना चाहता है। हमें अपने देश में हिंदू राज नहीं, क्या चाहिए, सच्चा स्वराज चाहिए। आताताइयों ने से सत्ता का अपहरण कर उदार चेताओं के हाथों में अधिकार देना चाहता है। फिर पर स्त्री
अरे पर स्त्री तो हर एक के लिए माता के समान है। हमें हर स्त्री को कैसे देखना चाहिए? माता की नजरों से देखना चाहिए, बहनों की नजरों से देखना चाहिए। तो इसमें क्या है, बहुत ही प्यारा सा ये गद्यांश था। इसमें क्या करना है, हमें ये बताया गया है कि हमें किसी एक धर्म से, जो हमारा धर्म है, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी आपका धर्म है, सिर्फ एक धर्म को ना अपना कर, मतलब एक धर्म को अपनाते हुए क्या करना है, हमें सभी धर्मों का क्या करना है, सम्मान करना है। किसी भी धर्म को हीनता की दृष्टि से नहीं देखना है कि हमारा धर्म ज्यादा अच्छा है, दूसरे का धर्म बुरा है। हमें क्या करना है, सभी धर्मों का सम्मान करना है, क्योंकि सभी धर्म पूजनीय है ना। सभी धर्मों का सम्मान करना है। और एक बात और बहुत अच्छी कही गई है इसमें, क्या है कि जो हर स्त्री है, स्त्री को हमें कैसे देखना है, स्त्री को हमें माता और बहनों की नजरों से देखना है। ठीक है, माता और बहनों की नजरों से देखना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे क्या क्या दिए हुए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सभी धर्म किसे पूज्य हैं? तो अभी आपने क्या देखा है, सभी धर्म किसे पूज्य हैं, तो हमें गद्यांश से ही इसका आंसर निकाल के लिखना है। तो इसका आंसर है शिवा हिंदू है, लेकिन उसे सभी धर्म पूज्य हैं। शिवा को, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे कि शिवा को सभी धर्म पूज्य हैं। शिवा को सभी धर्म पूज्य हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट दिया हुआ, शिवा कैसे राज्य की स्थापना चाहता है? तो शिवा क्या चाहता है, शिवा सच्चे स्वराज की स्थापना चाहता है। स्वराज्य की स्थापना चाहता है, कैसे की जगह हम क्या लिख देंगे, सच्चे स्वराज्य की स्थापना चाहता है। फिर नेक्स्ट क्या है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है शिवा की उदारता, क्योंकि क्या है, शिवा सभी धर्मों का सम्मान कर रहा है। ऐसे ही हर बच्चे को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, किसी एक धर्म को विशेष ना मानते हुए सभी धर्मों को आदर की दृष्टि से देखना चाहिए। इस वीडियो में हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक के जो भी चैप्टर हमने पढ़े थे, उनके हमने मिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व किया रिवीजन के रूप में, जिससे हमारा क्या हुआ, रिवीजन भी हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा तो चैप्टर में जाकर उसे देखिएगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा हो कि हमने कहाँ पढ़ा है, तो उसे चैप्टर 1 से लेकर 6 तक के चैप्टर को मैंने बताया भी है कि कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है, तो उसे आपको क्या करना, और अच्छे से रिवाइज करना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।